पिशाच एक नया पड़ाव एपिसोड 18। इधर रुद्र और दीप्ति की जोड़ी तो वापस बन जाती है, लेकिन इधर उनके घर में कोई विलन आ जाता है उनकी जिंदगी में वापस आग लगाने, जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी घर में आते ही और हवाएं चलने लग जाती है, मैं काले बादल छाने लगते हैं। अरे तू आ गई? हाँ, तुमने बुलाया था तो मैं कैसे ना आती। अच्छा किया, चलो मैं तुमको सबसे मिलाता हूँ। मोहिनी खुशी खुशी अंदर जाती है। रवि सबको उससे मिलवाता है। सभी लोग उससे मिलते हैं। रुद्र और दीप्ति भी आ जाते हैं और उससे मिलते हैं। सभी लोग जानना पहचान बनाते हैं। वह लोग मिलकर खाना खाते हैं। मोहिनी कहती हैं, मैं बगल वाले गांव में रहती हूँ, इसीलिए आने में लेट हो गया, वरना मैं पूजा में ज़रूर आती। पर उसकी दादी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, घर में कौन कौन है? जी, मेरे घर में अब कोई नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार के केवल मेरे पिताजी ही थे, क्योंकि माँ तो बचपन में ही चल बसी थी और पिताजी ही साथ रहते थे, और कुछ साल पहले उनकी भी मौत हो गई एक हादसे में। अच्छा, सुनकर दुख हुआ बेटा। जिंदगी बहुत मुश्किल है, हमें हिम्मत रख कर आगे बढ़ना होता है। जी, अब इसीलिए मैंने अपने आप को संभाल लिया। वक्त के साथ अब मुझे आदत हो गई है पूरी दुनिया को अकेले सामना करना, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में रवि आए और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ बेटा, हमने भी सुना तुम्हारे बारे में। हमें बहुत खुशी है कि तुम रवि को चुना है। हमें खुशी होगी अगर तुम हमारे घर का सदस्य बनो तो। जी दादी साहब, बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। मेरी इतना बड़ा परिवार मेरे जीवन में होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही एक परिवार के लिए तरसी हूँ। सभी लोग बात कर रहे होते हैं मोहिनी में से, अगर रुद्र चुपचाप बैठा होता है और सिर्फ सारी बात पर ध्यान दे रहा होता है। उसे कुछ बात तो खटक रही थी, जिस पर की वजह इजहार नहीं कर रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मोहिनी अब उनके घर में आने जाने लगती है और उनके घुलने मिलने लग जाती है कि तभी एक दिन उसके घर में एक हादसा हो जाता है। सभी लोग शोक में डूबे होते हैं। दरअसल दादिसा सीढ़ियों से गिरकर बहुत घायल हो गई थी और इसी वक्त कोमा में थी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। इसी वक्त उन्हें उस हॉस्पिटल के रूम में सभी लोग छोड़ते हैं, लेकिन रो रहे होते हैं, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। मोहिनी भी भोली शक्ल बनाकर खड़ी थी। दादिसा, आप आखिरकार समय आ गया। अच्छा होगा कि आप जल्दी से इस दुनिया से चले जाओ और मेरे राज का बाहर ना निकले। मोहिनी ऐसा सोच रही होती है, क्योंकि मोहिनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके इस घर के ऊपर काला घेरा बना रही थी, जिससे कि काली शक्तियाँ इस घर के अंदर आ रही थी। उसका रूप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऐसा कहते हुए दादिसा गलती से देख लेती है छुपकर, और वह बिना आवाज़ करे वीडियो बना लेती है। लेकिन इस वक्त मोहिनी उसे देख लेती है और उससे ही अगले पल उसके पास आ जाती है। एक सेकंड में कहती है, देख लिया है तुम्हें काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो इस घर को बर्बाद करने के लिए आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे घर से? जिस पर मोहिनी कहती है, बहुत पुरानी दुश्मनी है बुढ़िया। तुमने ही तो मेरे बाबूजी और मेरे माँ को मरवाया था। तुम लोगों की वजह से ही मेरे माँ बाप की जान गई थी, क्योंकि वह परिवार एक श्रापित परिवार है और इस घर में रहना इंसान भेड़िया बनता है। यह बात पिताजी को पता चल गई थी, इसीलिए तुमने हमारे घर वालों को मरवा दिया। अब मैं वापस आई हूँ, यह सिर्फ उसका बदला लेने नहीं, बल्कि तुम्हारे साम्राज्य को हड़पने और इस पर घर पर हर एक सदस्य से बदला लेने, उसे मौत के घाट उतारने के लिए। और उस काम में मदद तुम्हारे पोते ने कर दी ही।
वह तो जानता भी नहीं है कि मैं उसे जानबूझकर मिली थी और वह सब कुछ मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। तुमने ऐसा किया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी के अभी सभी घरवालों को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। वह जा रही होती है तो मोहिनी जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये बुढ़िया, तेरे में इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं है कि तू मेरे राज के बारे में सबको बता सके। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, सालों की तपस्या करी है, तब भी जाकर मेरे अंदर काली शक्तियाँ आई है और एक पल में आकर कोई मेरे सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे यह रहस्य लेकर ऊपर चली जाओ। अब तुम्हारा नरक में जाना का समय आ चुका है बुढ़िया, क्योंकि तुमने भी कुछ ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अपने उन कर्मों के साथ सभी को अलविदा कह दो। फिर वह दादिसा को धक्का दे देती है और वह सीढ़ियों से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिससे कि उन बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वह घायल हो जाती है। सभी लोग उनकी आखिरी समय में उसके साथ रहते हैं। इस बात का पता रुद्र भी अपनी शक्तियों के साथ नहीं लगा पा रहा था। न जाने क्यों उसकी काली शक्तियों का आभास हो रहा था, लेकिन वह सच तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन दादिसा की मौत के बाद तो वह जैसे टूट ही गया था। सारा परिवार शोक में चला गया था। तभी उसी वक्त अचानक से गांव में एक आपदा आ गई और वह अफवाह फैल गई कि यह राजमाता की मृत्यु होने के कारण ऐसा हुआ है। सभी जगह यह अफवाह फैल से सभी लोग राजघराने से नफरत करने लग जाते हैं और इस घराने को श्रापित घराना मानने लगते हैं। राज परिवार तो पहले से ही अपने दुखों में डूबा हुआ था और यह आपदा फैलने पर रुद्र और रवि मिलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे लोग बीमार होकर मरने लगे। पूरे गांव में राज परिवार का बहिष्कार होने लगा। धीरे धीरे जो लोग भी राज परिवार में काम करते थे, सभी लोग वहां से भागने लगे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु हो रही थी। रहस्यमयी तरीकों से इसे और कोई नहीं मोहिनी करवा रही थी। अब वह राजमहल में ही रहने लगी थी, पर किसी को शक नहीं होता था। वह यह काम बड़ी ही आसानी से कर रही थी। रुद्र, जो कि पूरी तरह से गम में डूबा हुआ था, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी दादिसा को ही सब कुछ माना था और उसके जाने के बाद वह अनाथ महसूस करने लगा और दीप्ति जैसे तैसे संभाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे वह मुश्किल हो रहा था। एक दिन अचानक से हवेली पर पत्थर पड़ने लगे। तभी सभी लोगों ने बाहर आकर देखा तो वह पर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। तुम लोगों की वजह से हमारे गांव वालों की जान खतरे में आ गई है। तुम लोग ये हवेली को छोड़कर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? तुम लोग यहाँ जब तक रहोगे तब तक तुम्हारा श्राप हमारे गांव पर रहेगा। रुद्र चाहता तो अपनी शक्तियों से सब पर हमला कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने उस दिन से प्रतिज्ञा ली थी, जिस दिन से दीप्ति उससे नाराज हुई थी और उसने छोड़कर चली गई थी। तब से उसने प्रण लिया था कि वह अब कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं करेगा, केवल उसकी सहायता करने के लिए करेगा। लेकिन पता नहीं कैसे इस वक्त रुद्र बहुत ज़्यादा क्रोध हो गया था और उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हो रही थी। और उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने हाथों में एक आग बनी, जिससे सामान जो कि पत्थर फेंक रहा था उसके ऊपर वह आग जाकर लग गई और वह लोग घायल हो गए थे। देखकर तो गांव वाले और ज़्यादा भड़के। मोहिनी यह तो चाहती थी, वह मुस्कुरा रही थी। तभी वह धीरे से एक जादू करती है और रुद्र और भी ज़्यादा गुस्से से भड़क जाता है और लोगों पर हमला करने लगता है। अपने रूप में परिवर्तन कर देता है और भेड़िया बन जाता है। उसका ऐसा रूप देखकर सभी लोग घबरा कर भागने लगते हैं। दीप्ति भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दीप्ति भी बात
भी रुद्र नहीं मान रहा था। इस वक्त वह अपने आप को खो चुका था। अपनी हिम्मत जताकर उसका सामना आ रहा था और घुटनों के बल बैठ जाता है। रुद्र उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह उसे छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका रूप भी वापस ठीक हो जाता है और वह इंसानी रूप में आ जाता है। फिर वह रोने लग जाता है और दीप्ति को अपने गले से लगा लेता है और फिर वह सारे गांव वालों के सामने कहता है, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम यह राज्य छोड़कर अभी जा रहे हैं, राज्य का भला सोचकर, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वह अपने परिवार को लेकर जाने लगता है, लेकिन इस बात से मोहिनी खुश नहीं होती है कि वह तो यह चाहती थी कि वह गांव वाले मिलकर इस पूरे राज परिवार को खत्म कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। रुद्र का परिवार जब जाने लगता है तो सभी लोग उन्हें देखकर थोड़ा सा विश्वास होने लगता है और वह कहते हैं, कुंवर साहब हमें माफ़ कर दिए, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई, हमें आपको एक और मौका देते हैं और आप पता लगाइए कि यह कैसे हो रहा है। हमें विश्वास है आप पर कि आप लोगों की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। लोगों की वजह से बहक गए हैं थे, लेकिन आपने सभी यहाँ से जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है। तब रुद्र कहता है, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, और जब मैं अपनी शक्तियों को वापस ग्रहण कर ही लिया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द उस इंसान को ढूंढकर निकालूंगा जिसने यह सब कुछ अफवाह फैलाई है और त्रासदी फैलाई है। सब कुछ ठीक होते हुए देख मोहिनी सहन नहीं कर पाती और अपना रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाती है। काले कलर के वस्त्र, लंबे लंबे काले नाखून, खतरनाक। इस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी और वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तो तुमने ठान ही लिया है तुम इस राज्य को नहीं छोड़ोगे तो तुम जानबूझकर अपने असली रूप में आना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से पीछे तुम ही, हाँ मैं ही थी, और तुम्हें तो लगा था रुद्र प्रताप सिंह बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ भेजे गए शैतानी दूतों की अफवाह और छोटे मोटे आपदा से ही तुम्हारा राज्य बिखर गया और तुम्हारे राज्य के लोगों का विश्वास उठ गया। तुमसे तुम्हारे ऐसे लगता है कि हमारे राज्य के लोगों का विश्वास हमसे उठ गया है। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी इन लोगों ने हमें एक मौका दिया है और यही वजह है कि तुमने अपना असली रूप भी दिखाया। मोहिनी चुप हो जाती है और गुस्से से घूरते हुए देखने लगती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने यह सब कुछ किया क्यों? मैंने यह सब कुछ क्यों किया? राजमाता ने मेरे माता पिता को मरवाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था और तुम्हारे श्राप के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। मेरे माता पिता को मरवा दिया, बल्कि सिर्फ मेरे माता पिता को ही नहीं, कई ऐसे आम नागरिकों को जिनको इस राज्य परिवार के श्राप के बारे में सच्चाई का पता चल गया था। इन सभी की मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं यह सच है, पर आधा सच। जिन लोगों को भी हमारे राज परिवार के श्राप के बारे में सच पता चला था, उसके मन में एक लालच आने लगा था। इस संसार के अंदर नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर जो भी लोभ होता है, अंदर लालच आने लगता है और हमारे कटेधन को लूटने की अवासना उत्पन्न हो जाती है और फिर वह लोग काली शक्तियों में डूब जाते हैं, केवल और केवल धन की लालसा से। ऐसा होने पर ही वह उसे रहस्यमय दरवाजे से होकर गुजरता है, जहाँ से निकलकर संभलना होता है। तुम्हें यह तो सुना ही होगा कि मेरा एक शैतानी राज्य है जिसका एक उत्तराधिकारी है। उस राज्य में प्रवेश करके ऐसे में धन प्राप्त किया जा सकता है। अपनी माँ की सारी
इच्छाएं पूर्ण की जा सकती है। हमारे राज्य की जो भी नागरिकता लेते हैं वह भेड़िया रूप बनाता है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा भयानक भी बन जाता है। यह पूरा सच है। तुम्हारे माता पिता ने भी यह करने की कोशिश की, लेकिन हमारे राज्य ने प्रवेश करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम देना पड़ता है, जिसमें कि अपने आप को तो पुश्तैनी श्रापित के रूप में संयोजित करना पड़ता है, या फिर अगर अलग से कोई इस रस्म को निभाना चाहता है तो उसे दिल से नेक होना चाहिए और वह सिर्फ और सिर्फ लोगों के भलाई करना चाहता हो। उसके मन में कोई भी लालसा नहीं होनी चाहिए, तभी वह भेड़िया बन सकता है। क्योंकि भेड़िया बनने के बाद हमारा पहला लक्ष्य तो यही होता है कि हम लोगों की मदद करें, लेकिन अगर हम नियमों को तोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में अत्यधिक कष्ट आते हैं, जैसे कि अभी तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले नियम तोड़े थे, असहनीय दर्द का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि मैं पुश्तैनी श्रापित तो था, इसीलिए मेरे अंदर से जादुई शक्तियाँ नहीं गई, मगर मैं अलग से इस पीढ़ी में सम्मिलित होता हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचता। इसी प्रकार तुम्हारे माता पिता भी अलग से चाहते थे, लेकिन उनको करते हुए उनके मन में लालसा, लालच और मक्कारी दिख गई और वह लोग मारे गए। इसमें राजमाता का कोई भी हाथ नहीं था। हाँ, लेकिन यह ज़रूर है कि राजमाता ने इस रहस्य को रहस्य रखने के लिए तुम्हारे माता पिता के शवों को अंतिम संस्कार करवाया था। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता चला था। तुम्हें भी नहीं पता चला था क्योंकि तुम बहुत छोटी होगी। इस वक्त माता पिता बहुत ही सही थे, लेकिन उन्हें जब हमारे रहस्य के बारे में पता चला तो उनके अंदर की सारी लालसा और लालचकारी सब बाहर आ गई और उन्होंने भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करी और इसीलिए वह लोग इस दुनिया में नहीं है। और यही सच है। यह बात सुनते ही मोहिनी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह अपने आप को दोषी समझने लगती है। वह जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे बदले की आग में क्या क्या कर दिया। वह सारी बातें सुनने के बाद रवि तो जैसे बोला हो जाता है और वह उससे पूछता है कि तुमने अब तक मुझे धोखा दिया और मेरे परिवार को छला, अब तुम्हें जिंदा नहीं बचोगी। वह उस पर हमला करता है कि तभी हमले को रुद्र रोक देता है और कहता है कि रवि, तुम गुस्से में ज़्यादा अंधे मत हो, मगर यह तुम भूल गए हो कि मोहिनी की वजह से ही तुम वापस जीना शुरू किया हो। झूठ ही सही, इस लड़की ने तुम्हें बहुत सारी उम्मीदें दी थी, जिसके कारण आज तुम यहाँ पर हो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो। मुझे सब पता है कि तुम ड्रग्स में छुपे रहते थे, तब इसी लड़की ने तुम्हारी मदद की। भले ही मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मुझे इस परिवार के हर सदस्य के बारे में सब कुछ पता चल रहा था और मैं अपने आदमियों के द्वारा तुम्हारे कई बार ड्रग्स से बचाने की कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाता था क्योंकि तुम भी एक कुंवर हो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं से मेल ही जाता था। लेकिन तब यह लड़की आई तुम्हारे जीवन में और तुम्हें सुधारा। यह बात सब सोचते हुए रवि रुक जाता है, लेकिन फिर भी तुमने जो कुछ भी किया वह अच्छा नहीं किया। तुमने इसकी सज़ा मिलेगी और सज़ा यही है कि तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओ और कभी भी लौट कर नहीं आओगी। इस पर मोहिनी कहती है, अब बहुत दूर हो चुके हैं, मैंने बहुत से ऐसे कार्य करे हैं इस परिवार को बदलने के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बदले के लिए आग में अंधी हो गई और मैंने अपने कानूनों को तोड़ दिया। इस चक्र में बहुत से लोगों की जान गई, जिसमें मैं अपराधी हूँ कि मेरे धीरे धीरे अपराध बनते जा रहे थे। अभी मैं जीवित नहीं रहना चाहती और वह एक अपने हाथ में तलवार लेती है और अपने आत्महत्या कर लेती है और उसके शरीर से एक धुएं के रूप में हवा में उड़ जाती है और यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभी इस वक्त राज परिवार के रहस्य और उनका श्राप पर
चीज़ के बारे में पूरे गांव के लोगों को पता चल गया। सभी लोग उस राज परिवार से डर के मारे पीछे होने लगे। तभी रुद्र कहता है, आप लोगों को हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने सालों से इस प्रताप प्रजा का ध्यान रखा है, इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया था कि हमारे अंदर कुछ अधिक शक्तियाँ हैं। लेकिन फिर भी अब जब पता चल ही चुका है तो हम अच्छा होगा कि आप सभी लोग भूल जाएं। और वह एक चुटकी बजाता है। सभी लोग जो भी वहाँ पर खड़े होते हैं, जिन सब कुछ देखा था, वह लोग एक झटके में सारी बातें भूल जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दीप्ति हैरान होती हुई उसके पीछे छिपी होती है और अपने ऐसे कैसे किया। रुद्र कहता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, प्रयोग नहीं करता हूँ और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तभी उनका प्रयोग करता हूँ जब उसके किसी की भलाई हो। इसीलिए मैंने अभी ये किया, क्योंकि कोई भी इन यादों को याद रख कर गलत रास्ते पर जा सकता है। आप तो बहुत समझदार हैं, मैंने अभी सोचा नहीं था। आप तो तुम मुझसे हल्के में ले रही थी। सब कुछ ठीक होने के बाद वह लोग घर में वापस आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। इधर रजत और अग्नि भी जोड़ा बन गई थी। वह दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे थे। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, और तुम नहीं लग रही? क्या कहा? मतलब बिल्कुल, तुम सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ, तब ठीक है। मुझे अपनी पत्नी से पंगा थोड़े लेना है। उस पार्टी में गांव के बहुत सारे लोगों को बुलवाया गया होता है। सभी तरफ वापस सब कुछ ठीक हो रहा था। आपदाएं आई थी और जिससे हानि हुई थी, वह सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ चीज़ें नहीं ठीक की गई थी क्योंकि उससे किसी और को नुकसान नहीं हो सकता था। इसीलिए जितनी चीज़ें ठीक की जा सकती थी उतनी को ही की। रुद्र और दीप्ति अपने रूम में होते हैं। दीप्ति ने लाल साड़ी पहनी होती है और रुद्र ने ग्रे कलर का सूट पहना था। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। रुको रुको, इस सुंदरी पर हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो मैं ही लगाऊंगा ना। अच्छा जी, लगा दीजिए। सब कुछ ठीक हो गया। इतनी खुशी की बात है ना। हम सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कमी है। क्या कमी रह गई? लगता है कि सिर्फ हम दोनों काफ़ी नहीं हैं। क्यों ना हम 2 से 3 हो जाएं? हट बदमाश, नीचे सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुनहरा, यह कल क्या हो किसने जाना। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।